बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रही है और ये दबाव बढ़ता चला जा रहा है जैसे ही अमेरिका में हुकूमत तब्दील हो रही है। जो बाइडन इंतज़ामिया के जाने से इनके ऊपर एक जो हाथ था वो हाथ ख़त्म होने जा रहा है और ट्रंप क्या अपना हाथ इनके सर पे रखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दिन कम होते चले जा रहे हैं, यानी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाएगा और डोनाल्ड ट्रंप के साथियों में से एक करीबी साथी रिचर्ड ग्रेनल ने लगातार ट्वीट्स करके अपनी आने वाली इंतज़ामिया का मूड बता दिया है। अब मामला ये है कि अगर ये ग्रेनल अपने तौर पे कर रहा होता या रिचर्ड ग्रेनल के दिमाग में ये अपनी इख्तरा होती तो 2 4 5 6 ट्वीट्स के बाद वो रुक जाता, लेकिन लगातार जिस तरीके से उसने इस केस को उठाया, इसका मतलब है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है या उसकी पार्टी की पॉलिसी है कि उन्होंने इमरान खान के बारे में या पाकिस्तान के बारे में जो बाइडन इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है उसको तब्दील करना है। अब दो सवालात उठते हैं कि क्या ये रजीम जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, इमरान खान साहब के बारे में देखें पूरी दुनिया इस बात पे कायल है। अक़वाम मुत्तहिदा कह चुका है, जितने लॉयर्स हैं वो ये कहते हैं, इवन आप किसी से भी बात करें ऑफ द रिकॉर्ड इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन भी कहते हैं कि उसको गलत जेल में रखा हुआ है। और इमरान खान को जेल में रखने के लिए कोई 1-2 मुकदमात से तो काम चला नहीं, तो लगभग 200 के करीब मुकदमात बनाने पड़ गए, क्योंकि इमरान खान की पसली बहुत मोटी है। इससे पहले जो सियासतदान है वो एक आधे मुकदमे में काबू आ जाते थे, यहाँ इमरान खान साहब को काबू करना मुश्किल है, तो मामला चला गया 200 के करीब मुकदमात तक। अब मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले छोड़ेंगे या डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद छोड़ेंगे। देखें, एक तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि कोई पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर किसी दूसरे मुल्क की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए उसके अंदरूनी मामलात में, लेकिन साथ ही साथ जो इंसानी हकूक़ के मामलात हैं, जबरी गुमशुदगियों के मामलात हैं, जहाँ इंसानी सानहात हो जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल पूरी दुनिया को राइट है कि वो दूसरे लोगों के लिए आवाज़ उठाए। जैसा कि हम गज़ा में फ़लस्तीनियों के लिए, कश्मीर में कश्मीरियों के लिए और दीगर बहुत सारी मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जुल्म होता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, हम हर जगह पे आवाज़ उठाते हैं। मिसाल के तौर पर जब फ्रांस ने पाबंदी लगा दी और हिजाब के ऊपर एक मुतनाज़ किस्म के कानून बनाना शुरू कर दिए तो पूरी दुनिया ने आवाज़ उठाई, हमने भी आवाज़ उठाई। तो फ्रांस ये कह सकता था ये मेरा इंटरनल मामला है। तो इंसानी हकूक़ का मामला जो होता है वो कभी भी इंटरनल मामला नहीं होता। अब मामला ये है कि पाकिस्तान दबाव में क्यों आएगा या दबाव में क्यों आ रहा है, इसको ज़रा आप समझे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है पाकिस्तान की मईशत थोड़ी बेहतर हो गई है, लोग ये कह रहे हैं। वो कैसे बेहतर हो गई है मैं आपको भी बता देता हूँ। एक खबर भी मीडिया में चलाई गई और पाकिस्तान की मीडिया में खबर रिपोर्ट की गई, जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी, ये रिपोर्ट किया गया। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने इसका डिनाइल जारी कर दिया है। यानी जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान से मनसूब मईशत से मुताल्लिक गलत बयान चलाया गया कि इमरान खान ने बयान दिया कि ये इस हुकूमत ने पूरी मईशत बंद कर दी है। इमरान खान ने कहा है कि ये मसनूई इक़दामात हैं और मईशत तबाही के करीब आ गई है, ये कोई इस्तेहकाम नहीं है, ना ही मईशत मुस्तहकम हुई है। देखें, दिवालिया होने का पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा ख़तरा था। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। अब दिवालिया से बचने के लिए हमें बैरून मुल्क से पैसा चाहिए था। हमने IMF के साथ तारीख की बदतरीन डील की, जिसके नतीजे में हमने महंगाई के बम पाकिस्तानी अवाम के ऊपर गिराए हैं। अगर आज पाकिस्तान दिवालिया नहीं हुआ तो उसके लिए मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को आप नहीं कह सकते कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया या इन्होंने कोई अच्छी पॉलिसीज चलाई। हुआ यह है कि इन्होंने आलमी इदारों के कहने के ऊपर, आलमी मालियाती इदारों के कहने के ऊपर या उन्हें राज़ी करने के लिए महंगाई की सूरत में अपनी मईशत का सारा बोझ अवाम पे मुंतकिल कर दिया है। यानी जो पाकिस्तानी है उनके ऊपर मईशत का इतना ज़्यादा बोझ डाला है कि महंगाई कई गुना बढ़ गई है। और ये अदादोशुमार को मेरे ज़ाती नहीं है, ये पाकिस्तान की हुकूमत के इदारे हैं जिनके अदादोशुमार ये बताते हैं। सिर्फ गैस की कीमत में 850% तक इजाफा हुआ है। बिजली की कीमत के अंदर जो इजाफा है वो कई गुना है। हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर महंगी हो गई है। पेट्रोल को 100 रुपये लीटर से ज़्यादा इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है। तो जितनी महंगाई इस रजीम ने की है उसकी वजह से अगर आलमी इदारों ने इनको पैसा दिया है तो आज ये बचे हुए हैं। इसको आप माशी इस्तेहकाम नहीं कह सकते।
आपने दिवालिया होने से बचने के लिए आम आदमी को दिवालिया कर दिया पाकिस्तान में। हर आदमी जो है उसने इसकी कीमत चुकाई है। अब मामला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले अगर छोड़ते हैं तो उसके अलग असरात होंगे। सब कहेंगे डर गए, बुज़दिल हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद छोड़ते हैं तो उसमें इनके पास बार्गेनिंग की पोजीशन होगी। लेकिन क्या ये अमेरिका से बार्गेन कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी हुकूमत डायरेक्टली ये मुतालबा करेगी कि इमरान खान को छोड़ दो। डोनाल्ड ट्रंप का वैसे पता कोई नहीं, हो सकता है वो कर भी दे। लेकिन अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? लेकिन पाकिस्तान को जब भी IMF से एक किस्त चाहिए होती है ना पैसों की, जो अभी इनको चाहिए होगी कुछ अरसे के बाद, जब भी पाकिस्तान को IMF से पैसा चाहिए होता है अपना मुल्क चलाने के लिए, या आलमी इदारों से पैसा चाहिए होता है अपना मुल्क चलाने के लिए, तो पाकिस्तान की जो टॉप की लीडरशिप है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है, वो अमेरिका का दौरा करते हैं। और वो अमेरिका जाते हैं, वहाँ जाकर वो माहौल बनाते हैं, बातचीत करते हैं, यकीन दहानियाँ करवाते हैं और उन्हें मिन्नत तरला करते हैं, और उसके बाद जो है उनको एक नई किस्त मिल जाती है। अब अगली किस्त के लिए इनको दोबारा जाना पड़ेगा, या IMF के साथ इनके मामला ख़राब होते हैं, क्योंकि ये तो खसारे में जा रहे हैं, ये रेवेन्यू कलेक्ट कर नहीं पा रहे, यानी जो टैक्स जमा करना है वो हो नहीं रहा, अहदाफ पूरे नहीं हो रहे, IMF नाराज़ हो रहा है, IMF अपनी शराइत बदलेगा। IMF अगर अपनी शराइत बदलता है तो पाकिस्तान को उससे बचने के लिए अमेरिका की मदद चाहिए होगी। ये फिर भागेंगे अमेरिका में, तो तब ये अमेरिका के सामने रखेंगे क्या? एक आध दफ़ा वो इनको और बेल आउट कर देगा, इनको इमरान खान को छोड़ना पड़ जाएगा, या जो ज्यादती ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं इन्हें बंद करनी पड़ जाएगी। लेकिन जब ये दोबारा जाएंगे तो फिर इनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी करवाना पड़ जाएगा। अब पूरा निज़ाम जो है वो इमरान खान साहब से कुछ मांग रहा है। देखें, जो ढील या डील इमरान खान साहब से ये पूरा सिस्टम मांग रहा है, इमरान खान साहब वो नहीं दे रहे, क्योंकि इमरान खान साहब को आइडिया है कि मकबूलियत की जिस बुलंदी पे इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं, ये उनके एक मौक़िफ़ की वजह से है। इमरान खान साहब जो डट कर खड़े हैं उसकी वजह से उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। अगर उन्होंने अपनी पोजीशन से कंप्रोमाइज़ कर लिया या अपनी पोजीशन से पीछे हट गए तो फिर उनमें और नवाज शरीफ में लोग मुमासलत ढूंढना शुरू कर देंगे कि नवाज शरीफ ने भी यही किया था तो इमरान खान ने भी यही किया है। बल्कि पीपल्स पार्टी वाले ये कहेंगे जनाब जरदारी साहब तो बहुत लंबा अरसा जेल में रहे, हालांकि जरदारी साहब ने वैसी जेल एक दिन भी नहीं काटी, या वो मुश्किलात उन्होंने नहीं देखी जो इमरान खान साहब को देखनी पड़ी। हाँ, नवाज शरीफ ने जरदारी साहब के साथ एक दो दफ़ा ज्यादती करवाई, लेकिन मैक्सिमम टाइम जरदारी साहब ने जेल के अंदर बुरा नहीं गुजारा। तो अब इमरान खान साहब से जो फेस सेविंग मांगी गई वो ये मांगी गई कि जनाब आप चले जाएं बनी गाला में, हम आपको कुछ अरसे के अंदर रिहा कर देते हैं, आप बनी गाला के अंदर रहें और हमारी हुकूमत को कुछ अरसा चलने दें। हमने ये हुकूमत बना तो दी है, ठीक है, हो गया। गलतियाँ जनाब आपसे भी हुई हैं, गलतियाँ हमसे भी हुई हैं, तो इस लड़ाई को अगर ख़त्म करना है तो इस नोट पे ख़त्म कर देते हैं कि आप चले जाएं बनी गाला में, बनी गाला में जाकर आप बैठ जाएं और फिर आप हुकूमत को ना गिराएं और हुकूमत को आप चलने दें। उसमें मुख्तलिफ टाइम पीरियड जो है वो डिस्कस होते रहे, कभी ये 2 साल था टाइम, कभी 6 महीने का टाइम था, लेकिन इमरान खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के लोगों ने उनकी मिन्नतें की और उन्हें कहा कि खान साहब आप जेल से अपने घर शिफ्ट हो जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ये जानते हैं कि इसके बाद बयानिया क्या बनेगा, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि आवाम में उनकी मकबूलियत को धचका लगेगा। लिहाजा उन्होंने ऐसी किसी भी डील को करने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने इस हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को किसी भी किस्म की फेस सेविंग देने से इनकार कर दिया है। अब इनके पास रास्ता क्या है? या तो ये इमरान खान को अंदर रखकर अमेरिका से और मगरबी ममालिक से पूरी जंग कर लें, क्योंकि मलिया लोधी साहबा ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि GSP+ का आपका स्टेटस खतरे में है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का स्टेटमेंट आ गया है। फौजी अदालतों के जो फैसले हैं उन्होंने इम्पैक्ट डाला है। फिर जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ उसका अपना एक इम्पैक्ट है, और उसके बारे में अभी भी मुतज़ाद इतलात हैं कि वहाँ पे जो लाशें अभी तक रिकवर हुई हैं उनसे ज़्यादा लोग मारे गए, यानी 13 लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दफनाए हैं और उनकी लाशें मंजर आम पे आई हैं। लेकिन वहाँ से जो लोग लापता हुए हैं वो कहाँ हैं, वो जिंदा हैं या नहीं हैं, या उनकी डेड बॉडीज़ गायब की गई हैं, इस हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें पाकिस्तान में गर्दिश करती रहती हैं। नाज़रीन, अमरीकी दबाव का अंदाज़ा आप यहाँ से कर लें कि अब अमेरिकन से किसी और अंदाज में सोच रहे हैं जो आने वाला रिजीम है। इससे पहले ये होता था कि अमेरिकन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल कर लेते थे, पूरा पाकिस्तान कंट्रोल हो जाता था। फिर अमेरिकन पाकिस्तानी हुकूमत के साथ डील कर लेते थे, पाकिस्तान कंट्रोल हो जाता था। तो वो चंद लोगों से राब्ते में रहते थे।
लेकिन अमेरिकन ने पिछले 70 साल में पहली मरतबा अपना फॉर्मूला बदला है और उन्होंने डायरेक्ट आवाम के साथ डील करना शुरू किया है और सोशल मीडिया ने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से और बाहर से जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे तनकीद कर रहे थे, अब उन सब लोगों के पास सोशल मीडिया का कोई जवाब नहीं है। क्योंकि देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है जिसने आलमी सतह पे इमरान खान साहब का मुकदमा लड़ा, जिसने आलमी सतह पे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और पूरी दुनिया को कायल किया कि जुल्म, ज्यादती और जबर हद से बढ़ चुका है, लिहाजा इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। अमेरिका की जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान की अवाम के साथ बातचीत करने में बिलीव रखते हैं और उन्हें आइडिया हो गया है कि पाकिस्तान के अवाम चाहते क्या हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी पॉलिसी को जनाब तब्दील किया है। और अब जिन लोगों की दिहाड़ियाँ लगी हुई थी ना, जैसे कि शेरी रहमान साहब ने स्टेटमेंट दिया अमेरिका के खिलाफ, वो उनका खाता खुला तो पता चला जी कि वो पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान है। उनका खाता खुला तो पता चला कि जी वो भी लाखों डॉलर्स अमरीकी इमदाद में से हड़प कर गई अपनी NGO के ज़रिए से। उसके बाद जनाब तलाल चौधरी साहब की ट्वीट करवाई गई। तलाल चौधरी साहब ने अंग्रेज़ी में ट्वीट किया और अंग्रेज़ी दोबारा गलत लिख दी। यानी आप अंदाज़ा करें कि अब ये लेवल है यहाँ पे सेनेटर का कि वो ट्वीट कर रहा है और वो जस्टिस को इनजस्टिस लिख रहा है और वो डिमांड कर रहा है कि आप नाइंसाफ़ी के साथ खड़े हो जाएं। अब अगर रिचर्ड ने आगे से लिख दिया कि जी मैं नाइंसाफ़ी के साथ नहीं खड़े हो सकता, तो फिर क्या बनेगा? तो तलाल चौधरी का भी गलत ट्वीट हो गया। फिर जावेद लतीफ़ साहब ने एक ट्वीट किया और इमरान खान की शिकायत लगाई कि जनाब मुझे गिरफ्तार किया गया है और मुझे जेल में रखा गया है इमरान खान साहब के दौर में। तो जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर तो एक मुकदमा हुआ है, इमरान खान साहब के ऊपर 180 से ज़्यादा मुकदमे हुए हैं। और जावेद लतीफ़ साहब अपने मुंह से हमेशा अपने ऊपर गुजरने वाले तमाम चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार सियासतदानों को नहीं बल्कि वो जर्नैलों को करार देते रहे कि मिलिट्री जनरल्स की वजह से या इस्टेब्लिशमेंट की वजह से जावेद लतीफ़ साहब जेल गए थे। लेकिन अब वो वही इल्ज़ाम रिचर्ड को मुखातिब करते हुए शिकायत लगा रहे हैं कि जी इमरान खान ने मुझे जेल में डाला था। तो ऐसे बहुत सारे लोग लॉन्च हुए हैं। यानी आबिद शेरली को लॉन्च किया गया दोबारा से, ख्वाजा साद रफ़ीक को लॉन्च किया गया, ख्वाजा आसिफ को लॉन्च किया गया। ये लोग चले हुए कारतूस बन चुके हैं, अवाम में इनकी वक़्त ख़त्म हो चुकी है। हो सकता है कि अवाम में इनकी वापसी हो जाए, लेकिन वो जमहूरी तरीके से होगी ना। अब जब तक बूट पॉलिश हाथ में है या जब तक इस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर ये हाथ रख के चलते रहेंगे नाबीना लोगों की तरह, तो तब तक तो इनकी मकबूलियत वापस नहीं आएगी। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम और कुछ तय करें या ना करें, एक बात तो वो तय कर चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने अब रहना है, या वो ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के मसाइल के अंदर एक बड़ा मसला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत भी है। अब नून लीग एक नया बयानिया भी बना रही है। इस बयानिए के मुताबिक रिचर्ड ग्रेनल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का एक गैर अहम आदमी है। अब ये बयान जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग दे रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ की अपनी अहमियत क्या है, इसके बारे में कभी उन्होंने सोचा है? शाहिद असलम साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने एक सवाल उठाया और उसका जवाब अभी तक नहीं आया कि ख्वाजा आसिफ अपना हलफ उठाने के बाद से लेकर अब तक अपनी वजारत दिफा में दूसरी मरतबा कब गए हैं, या अपनी वजारत दिफा के बारे में उन्हें कोई थोड़ा सा भी नॉलेज है, या कोई फैसला करते हुए उनको कभी भी एतमाद में लिया जाता है? ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान का वो वजीर दिफा है जो दिफा के बारे में पाकिस्तान की तारीख में शायद सबसे कम जानते हैं। यानी उनकी तवज्जो अपने काम के अलावा बाकी तमाम चीज़ों पर है और ख़ास तौर पे उनकी तवज्जो रहती है इस बात के ऊपर कि लोगों को जुगतें कैसे लगानी है। अदर बशवानी साहब ने एक ट्वीट लिखा है और ये हसान न्याली के हवाले से फैक्ट्स हैं। हसान न्याली साहब को 10 साल सज़ा दी गई, हालांकि उनके वालिद साहब ने बड़ी कोशिश की, उन्होंने तारीफ़ भी की एस्टेब्लिशमेंट की, उन्होंने आर्मी चीफ़ की बहुत तारीफ़ की, बहुत सारे और लोगों की भी की। तो उन्हें यह लगता था कि इसकी वजह से शायद उनके बेटे को रिलीफ मिलेगा, लेकिन उनके बेटे को जो मैक्सिमम सज़ा आई है वो 10 साल आई है। अब इसमें जो फैक्ट्स है वो ये है कि बैरिस्टर हसान न्याली का क्या जुर्म था। वो रात 7-8 बजे कोर कमांडर हाउस पहुंचा, जबकि तोड़फोड़ और जलाओ घिराव 4 बजे के करीब हुआ। जब उसके सामने ISF के 2 नौजवानों को माथे पर फायर मारे गए तो उसने जज्बाती तकरीर की, जिसमें कोर कमांडर की कमर का मजाक उड़ाया। उसने एक वो पीछे लटक रही थी, किसी ने लटकाई हुई थी एक पैंट, तो उसने उसमें देख कर बताया कि जी इसका जो साइज़ है वो 50 है, ऐसे कुछ किया था। क्या ये इतना बड़ा जुर्म था कि 10 साल सज़ा सुनाई जाती? इसीलिए सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की आइन में इजाज़त नहीं है। 2015 में भी सिर्फ दहशतगर्दों के मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दी गई थी
और आर्मी एक्ट भी जासूसी की हद तक इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। ये ना दहशतगर्द है ना ही जासूस है, तो फिर मिलिट्री ट्रायल कैसे? ये सवाल अजहर मशवानी ने उठाया और ये जायज़ सवाल है। अब एक तरफ ये कहा जाता है कि जी आप जो है वो जिना हाउस में लोग क्यों दाखिल हो गए या कोर कमांडर हाउस में क्यों दाखिल हो गए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो वकला हैं फैसल चौधरी और नईम हैदर पंजूता, उन्होंने सवाल उठाया कि हमारे घरों में भी तो लोग दाखिल हो गए, इजाज़त तो हमारे घरों में दाखिल होने की भी नहीं है, हमारी खवातीन की बेहुरमती की इजाज़त नहीं है, हमारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं है। और ये मामला सन 2022 से चल रहा है, 9 मई 2023 में हुआ और 2022 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया। मुबशर जैदी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट तक पे तो हमला हुआ है, यूनिफॉर्म लोगों ने किया है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बात वही है जो मैंने पहले अर्ज की थी कि अगर एक आम पाकिस्तानी से कोई छोटा मोटा जुर्म भी हो जाए ना तो उसको फिक्स कर दिया जाता है। हम शूदर हैं, वो हमको कमीन है, और हम मालिक हैं इस मुल्क के भाई, हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से ये मुल्क चलता है, सबको तनख्वाहें मिलती हैं। हम इतने कमीन है कि हमसे गलती हो जाए तो हमें जनाब फिक्स कर दिया जाएगा। और दूसरी जानब यूनिफॉर्म पहन के एक आदमी जो है वो कभी मुल्क तोड़ देता है, दूसरा आता है वो आइन तोड़ देता है, तीसरा आता है वो आइन तोड़ देता है, चौथा आता है वो बंदे उठा लेता है, पांचवा आता है वो जबरी गुमशुदगियां कर देता है। यानी इधर कोई पूछगछ नहीं है, इधर कोई अदालत सवाल नहीं कर सकती। सारे सवाल जो हैं वो ये शूद्रों से होंगे, सिविलियन से। यानी हम इतने बुरे लोग तो नहीं है, इतने घटिया लोग तो नहीं है, कीड़े मकोड़े तो नहीं है, हम भी इंसान हैं। यानी मुझे उठाकर तकरीबन 5 महीने गायब कर दिया, जानवरों से बदतक सलूक किया, उसके बाद मैं छूट कर आया। कोई जज पाकिस्तान में पूछने के लिए तैयार नहीं है। कादी फायद ईसा को मैं आवाजें दे देकर तंग आ गया कि बेशर्म आदमी मुझे बुला के पूछो भाई कि मेरे साथ क्या हुआ है। कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस के पास जाते हैं मुकदमा करवाने के लिए, वो आईजी वहां पे टाउट बैठा हुआ है, उसके बंदे कहते हैं जनाब हमारे आईजी साहब का नाम निकाल दें, आप बात ही ना करें किसी एजेंसी के बारे में। तो ये है नाजरीन इस वक्त सूरत हाल। अब ये फौजी अदालतों में जो फैसला आया ना, इसके हवाले से एक शुनीद ये भी है कि ये दबाव में आया। इसमें कुछ लोगों को उम्र कैद और फांसी वांसी की सज़ाएं सुनाने की कोशिश की जानी थी, लेकिन क्योंकि यूरोपीय यूनियन का, अमेरिका का, बरतानिया का, अक़वाम मुत्तहिदा का बहुत ज़्यादा दबाव आया, तो वो दबाव उठाया नहीं जा सका और फौरी तौर पे 60 आदमियों को एकदम सज़ा सुना दी गई और अब फैसले जारी नहीं किए जा रहे। ये जब फैसले बाहर आएंगे ना, जब फैक्ट्स और फैसले बाहर आएंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा ना कि प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा, जो वकील सफाई है उसने क्या कहा, जो वकील था मुजरिम का वो क्या कह रहा था, मुजरिम का अपना स्टेटमेंट क्या था, किन हालात में ये ट्रायल हुआ, अदालत किस तरह इस नतीजे पर पहुंची, कौन से शवाहिद देखे गए। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी तो आप इन केसेस की दुर्गत बनते हुए देखिएगा। नाज़रीन, पारा चनार की सूरत हाल के हवाले से हामिद रज़ा काज़मी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। मैं चाहता हूँ वो स्टेटमेंट में आपको बताऊँ। इसमें पाकिस्तान भर में एहतजाज चल रहा है और धरने दिए हुए हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की कॉल के ऊपर, और पारा चनार में शदीद सर्दी के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग धरना देकर बैठे हुए हैं कि रास्ते खोलो। रास्ते खुल जाए तो पाकिस्तानी बहुत सारा सामान भिजवा देंगे, हुकूमत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पाकिस्तानी इस बात को समझते हैं और जानते हैं कि अपने लोगों की मदद कैसे करनी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।